नमस्कार जय हिंद साथियों। राजस्थान इतिहास की अगली कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान इतिहास का अगला जो टॉपिक है, मेवाड़ वंश। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का इतिहास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे अपने कहें आरपीएससी की हैं, चाहे आरएसएसएम बोर्ड की है, सभी परीक्षाओं में ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। ठीक है ना। ये आप आरपीएससी के जितने एग्जाम ले लें, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस, इसके अलावा आरएसएसएम बोर्ड के जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी के अंदर भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर सीईटी के जितने एग्जाम हैं, पटवार हैं, एसआई हैं, कांस्टेबल हैं, सभी परीक्षाओं में ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ही नहीं है बल्कि मेन आधार है। अब समय बीतता जा रहा है और परीक्षाओं का स्तर भी उसी हिसाब से बदलता जा रहा है। पहले बड़ी ऊपर ऊपर की बातें पूछते थे, लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जैसे एग्जामिनर का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको एग्जाम क्लियर करवाना, आपको कुछ बनाना है, बल्कि यूं है कि देखते हैं आपने कितना गहराई से पढ़ा है और आपको कैसे आउट करना है। नतीजा आप देख रहे हो कि अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आए और आपको पता है फर्स्ट पेपर में 75 में से 40% नंबर लेने होते हैं। मतलब 75 क्वेश्चंस, 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर में से 40% यानी 30 क्वेश्चन सही करने हैं। 75 में से 30 क्वेश्चन सही करने वाला क्वालिफाई हो रहा था और 30 क्वेश्चन सही नहीं हो पाए। नतीजा तमाम कैटेगरी के अंदर सीटें खाली रह गई साथियों। तो सोचिए, हम इतना पढ़ रहे हैं, 5-5, 6-6 साल से तैयारियां कर रहे हैं, लाइब्रेरियां ज्वाइन कर रखी है, घर छोड़ छोड़ के अलग अलग जगह कोचिंग कर रहे हो, कोई गंगानगर, कोई बीकानेर, कोई जयपुर, कोई जोधपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। उसके बावजूद भी 30 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। तो सोचिए हमारा स्तर कहाँ भी ऊपर ऊपर ही रह गया है। तो मैंने जो भी ये नोट्स पीडीएफ तैयार किया साथियों, उसमें सब कुछ शामिल करने की कोशिश की है। इसके अलावा टीचिंग नोट्स में तो और भी ज़्यादा मैटर, जो स्टडी नोट्स में तो और भी ज़्यादा मैंने डेप्थ में मैटर डालने की कोशिश की है। तो मेरी कोशिश यही है कि आज का स्टूडेंट कैसे भी सरकारी नौकरी चाहता है, सब कुछ पढ़ने को तैयार है। इसलिए ऐसे बच्चे जो कहें हम केवल ऊपर ऊपर का पढ़ के सर हमारा सिलेक्शन करवा दीजिए, तो बालकों ये सिर्फ और सिर्फ कोई 10 में से एक आधा कॉम्पिटिशन एग्जाम आसान आता है, बाकी सभी पेपर डेप्थ में आ रहे हैं। आसानी से सिलेक्शन किसी में नहीं होगा। आपको तो चाहिए सर हमें वो मैटर दीजिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने वही मैटर तैयार किया है। इसमें आप कहें तो अच्छी अच्छी जितनी बुक्स है वो सब मैटर मैंने कवर कर लिया। इसके अलावा मैंने जो अपने 9th to 12th तक की राजस्थान बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, 10th की राजस्थान कला संस्कृति है, उनके भी सारे टॉपिक्स मैंने लेने का प्रयास किया साथियों। तो आप सभी इसी प्रकार से जुड़े रहिए, सहयोग बनाए रखिए। और हम शुरू करने जा रहे हैं मेवाड़ राज्य। तो मेवाड़ जो है, मेवाड़ आपको पता है, मेवाड़ के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं गुहिल वंश। गुहिल वंश यानी मेवाड़ वंश। गुहिल वंश यानी मेवाड़ राजवंश। देखो, वैसे हम देखें तो मेरा यदि पर्सनली माने तो मैं यदि हिंदुस्तान में किसी राजवंश की सबसे ज्यादा मैं सम्मान के दृष्टिकोण से देखता हूं, जिनका मेरे हृदय में स्थान है, वो मेवाड़ राजवंश है। इसका कारण ये है कि जहां मौका परस्ती तमाम देखो सदियों से चली आ रही थी, वहीं देशभक्ति भी हमारे देश के खून में जो सदियों से चली आ रही है। तो मेवाड़ राजवंश वो राजवंश है जो स्वतंत्रता प्रेमी था। आज यदि वो राजवंश नहीं होता तो उन्होंने हजारों लोगों ने भी अपने, कहते हैं, गर्दन को कटवाकर अपने शरीर का त्याग करके भी अपने धर्म को सुरक्षित रखा, अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा, राजस्थान की संस्कृति को सुरक्षित रखा, आन बान शान को सुरक्षित रखा साथियों। तो हमें मेवाड़ राजवंश और उस जैसे तमाम पूर्वजों का कभी एहसान नहीं भूलना चाहिए, जिनकी बदौलत आज भी यह संस्कृति जिंदा है साथियों। तो मेवाड़ राजवंश जो था, वो सबसे पहली बात थी कि ये
कभी भी किसी के सामने नहीं झुके, कोई एक आधा अपवाद छोड़ दें, कभी भी किसी के सामने नहीं झुके, अपने स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आन बान शान की इन्होंने सुरक्षा की। तो कहते हैं हो तो नहीं मेवाड़ तो नहीं होती हिंदवाड़, नहीं हो तो नहीं मेवाड़ तो होती नहीं हिंदवाड़। मतलब यदि मेवाड़ नहीं होता तो आज हिंदवाड़ भी नहीं होती। ठीक है, खाड़ो कदे न खड़क तो भारत छिप तो भाण, तो भारत का भाण छिप जाता यदि ये क्या नहीं करते, ये अपनी तलवारें कटार नहीं खड़काते। तो ऐसी स्थिति में भारत का मान सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि आप सबको पता है तमाम विदेशी आक्रांता आए और वो समय समय पर आकर उन्होंने भारत की संस्कृति पर, अस्मिता पर हमला किया। ठीक है, आप साम्राज्य जीतते हैं, शासन करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, राजा बदलते रहते हैं, साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध भी होते हैं। लेकिन यदि हम साम्राज्य विस्तार के नाम पे मानव विरोधी गतिविधियां करें जो मानव के अस्तित्व के लिए घातक है, महिलाओं पे, बच्चों पे अत्याचार करें, यदि हम उनकी पुरानी कला संस्कृति को खत्म करने का प्रयास करें, ये चीजें बड़ी घातक है। और उन चीजों को सुरक्षित रखा इन्होंने तमाम कष्ट सहते हुए भी, जैसे महाराणा प्रताप का नाम आज तक के इतिहास में अमर है और अमर रहेगा। और ऐसे महाराणा कुंभा, राणा सांगा और तमाम मेवाड़ के अंदर ही आप पूरे भारत में ऐसे तमाम शासक हुए हैं जिन्होंने राजगद्दी के सुख को छोड़कर जंगल में दर दर भटके कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। तो हम सभी उन सबको सबसे पहले तो नमन करते हैं और मेवाड़ का शासन हम आज से शुरू करते हैं। ये हिंदू वंशी, सूर्यवंशी हिंदू शासकों का राज्य था। तो मेवाड़ के शासकों को सूर्यवंशी माना जाता है कि ये सूर्यवंशी है। पूरे विश्व में यदि हम देखें तो लगभग देखिए 6ठी शताब्दी के अंदर मेवाड़ में राजवंश शुरू हो गया था। वैसे शुरुआत में अपने कहते हैं कि गुहिल ने इसकी शुरुआत की थी, गुहिल ने, और गुहिल से पहले भी काफी हैं, लेकिन उनका नाम क्या है अभी तक कहीं पर अपने कहीं इतिहास के पन्नों पर अंकित नहीं है। तो गुहिल वंश की जो स्थापना हुई गुहिल के द्वारा की गई थी, ये लगभग अपने कहीं 533 से शुरू होकर और स्वतंत्रता तक ये राजवंश चला। और आज यदि वैसे अब तो देखो लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी इसके पूर्वज अभी अब इनके आने वाली जो पीढ़ियां वो तो जिंदा है ना। लेकिन ये जो इनका शासन था वो कब देखो 6ठी शताब्दी से लेकर 1947 तक इनका राजवंश चला था। पूरे संसार में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला दीर्घकालीन वंश है ये मेवाड़ का वंश है। ये पूरे संसार का सबसे दीर्घकालीन शासन करने वाला वंश है साथियों। यहाँ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इन्हें हिंदुआ सूरज क्यों कहते हैं, क्योंकि सूरज छिपता नहीं है, सूरज छिपता नहीं है, केवल पृथ्वी घूमती है। इन सूरज का प्रकाश तो कभी बंद होता ही नहीं है साथियों, ठीक है ना। वो हमारी स्थिति बदल जाती है कि हम तक प्रकाश नहीं पहुंचता और हम रात में चले जाते हैं। वैसे मेवाड़ के शासक हिंदुआ सूरज थे जिन्होंने सूर्य के समान अपनी आभा को पूरे संसार भर में फैलाया। मेवाड़ के शासकों की कुल देवी का नाम है बाण माता। मेवाड़ के शासकों की कुल देवी का नाम है बाण माता। मैं हर एक जगह पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, शुरू में थोड़ी इसकी भूमिका बनानी बहुत जरूरी थी, है ना। वैसे ही मेवाड़ के शासकों की कुल देवी पे भी प्रश्न आ जाते हैं, किस राजवंश की कुल देवी कौन सी है, जैसे राठौड़ों की कौन सी है ना, कछवाहों की कुल देवी कौन सी है, ये सब की अलग अलग आ जाती है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है मेवाड़ के शासकों की कुल देवी का नाम है बाण माता। क्या नाम है? बाण माता। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग नाथ जी के दीवान मानते हैं, क्योंकि बप्पा रावल जो थे, जो मेन सबसे इनके अपने कह सकते हैं कि आदि पुरुष कह सकते हैं, जिन्होंने इस वंश की मुख्य स्थापना उन्होंने की थी, बप्पा रावल। बप्पा रावल हरित ऋषि की गायें चराते थे। बप्पा रावल को उन्होंने ही पाला पोसा था और हरित ऋषि ने उन्हें साम्राज्य दिया। एकलिंग नाथ जी कैलाशपुरी के अंदर उनके मंदिर की स्थापना की कि एकलिंग नाथ जी के आशीर्वाद से आपको यह साम्राज्य मिल रहा है, इसलिए मेवाड़ के राजा आप नहीं हैं, मेवाड़ के शासक कौन है? एकलिंग नाथ जी हैं। और आप जितने भी राजा आओगे वो अपने आप को राजा मत कहना भाई, आप सभी एकलिंग नाथ जी के दीवान हो। उन्हीं एकलिंग नाथ जी की कृपा रही कि मेवाड़ का राजवंश आज भी पूरे संसार में अपना अलग नाम रखता है। तो मेवाड़ के शासक स्वयं को
एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते हैं और मेवाड़ के शासक मानते हैं एकलिंग नाथ जी को। एकलिंग नाथ जी कौन थे? भगवान शंकर। कौन थे? भगवान शंकर, शिव। तो आपको पता है बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाया था। कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाया था। एकलिंग नाथ जी का बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाया था। तो मेवाड़ के राज चिन्ह में एक पंक्ति लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मेवाड़ के गोहिल राजवंश की उत्पत्ति, यानी ये क्या लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तो ये क्या है, अपने धर्म के कट्टर थे। ये अपने धर्म के क्या थे? कट्टर थे। इन्होंने धर्म से समझौता नहीं किया। अब बात यह है कि मेवाड़ के गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। बड़ी ही रोचक बातें हैं। अलग अलग जो इतिहासकार मेवाड़ के गुहिल वंश की उत्पत्ति कहां से हुई, देखो जैसे अपने कहते हैं इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव जगत की कैसे हुई, वैसे मेवाड़ का ये वंश आया कहां से, मेवाड़ का ये गुहिल वंश आया कहां से। तो इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है साथियों। इसमें अलग अलग मत क्या है? पहले थे अबुल फजल। अबुल फजल ने कहा कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो ईरान के बादशाह है नौशेखा आदिल की संतान है। इन्होंने कहा कि ये राजवंश असल में मुस्लिम वंश है। देखो कितनी फर्जी बात कही है, ये मुस्लिम राजवंश है, ये मुस्लिम का खून लगता है। लेकिन कह दिया ठीक है, अबुल फजल एक इतिहासकार थे, चल रहा है, कवि भी थे। इन्होंने कहा कि ये गुहिल ईरान के नौशेखा आदिल की संतान माने जाते हैं। मुझे नहीं लगता कभी आरपीएस इस लाइन पे प्रश्न बनाएगी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि ये राजपूत सूर्यवंशी है, क्योंकि बप्पा रावल ने जो सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के मेवाड़ में चलाने वाले प्रथम शासक बप्पा रावल थे साथियों। बप्पा रावल ने जो सोने के सिक्के चलाए उस पर सूर्य का चिन्ह अंकित है। क्या है? सूर्य का चिन्ह अंकित है। उससे कहा कि ये सूर्यवंशी है, ये सूर्य की पूजा करने वाले हैं और सूर्यवंशी कुल से उत्पन्न हुए हैं। गुहिल सूर्यवंशी है। इसके बाद में आए मुणहोत नेणसी। मुणहोत नेणसी रिख्यात जिन्होंने लिखी थी, उन्होंने कहा कि जो गुहिल हैं ये वास्तव में ब्राह्मण हैं। और इन्होंने मुणहोत नेणसी ने गुहिलों की 24 शाखाएं बताई है साथियों, जैसे मेवाड़ के गुहिल, बांगड़ के गुहिल, चाटसू के गुहिल, ऐसे करके अलग अलग जगह के अलग अलग गुहिल हैं। तो मुणहोत नेणसी ने कितनी शाखाएं गुहिलों की बताई है, इस पे प्रश्न आ सकता है। 24। मुणहोत नेणसी, मुणहोत नेणसी कौन थे? कौन थे? मुणहोत नेणसी थे मारवाड़ के अंदर महाराजा जसवंत सिंह के मित्र और उनके बहुत तकड़े कवि। तो उन्होंने क्या किया था, मुणहोत नेणसी रिख्यात लिखी थी, उसमें बताया कि जो गुहिल हैं इनकी 24 शाखाएं पूरे भारत भर में अलग अलग जगह पर हैं। गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, बांगड़ प्रदेश में भी है, अलग अलग स्थानों पर इनकी 24 शाखाएं हैं। तो साथियों आगे देखिए, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा भी हमारे भारत के एक बहुत राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने कहा कि गुहिल ब्राह्मण है। गुहिल क्या है? ब्राह्मण है। इनको ब्राह्मण बताया, गुहिलों को क्या बताया? ब्राह्मण बताया। कर्नल जेम्स टोड की बातें बड़ी निराली है। आपको पता है कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने द एनालस एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान नाम की पुस्तक लिखी थी, और इनकी पुस्तक के अंदर ही सबसे पहले जो है राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने तवारीखों और जैन ग्रंथों के आधार पर बताया कि राजपूतों को विदेशियों की संतान कहा। क्या कहा? राजपूतों को विदेशियों की संतान कहा। और दूसरी एक बात इन्होंने और का भी समर्थन कर दिया, क्या? कि ये वल्लभी से आए हुए हैं। कहां से आए हुए हैं? वल्लभी से। तो ये कहा हो सकता है विदेश से आए हुए हैं या वल्लभी से आए हुए हैं। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के अनुसार गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई थी? 24 शाखाएं बताई थी। तो ध्यान रखना
मुणहोत नैणसी ने कितनी शाखाएं बताई? 24 शाखाएं। कर्नल जेम्स टोड ने भी कितनी शाखाएं बताई? 24 शाखाएं। और एक देखिए कवि श्यामल दास, कवि श्यामल दास, कवि श्यामल दास भी इतिहास को जानने के लिए अपने देखें तो कवि श्यामल दास की जो पुस्तक है वीर विनोद, इस पुस्तक का इतिहास के ज्ञान में बड़ा अभूतपूर्व योगदान है। महाराजा सज्जन सिंह जी के दरबारी कवि थे उदयपुर में, कवि श्यामल दास जी। इन्होंने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है साथियों। कितनी शाखाएं बताई है? 36। इस पे फूल पत्तियां लगा लेना भाई, याद रखना। श्यामल दास ने कितनी शाखाएं बताई है? 36। कौन थे श्यामल दास जी? ये राजस्थान के प्रमुख कवि जो महाराजा सज्जन सिंह जी के दरबार में रहते थे, और इनकी पुस्तक का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। आपको मैं थोड़ी सी काम की बात बता दूं, जब आप पढ़ते हो ना, जैसे आप एक पेज पढ़ रहे हो तो आप उसमें सब कुछ नहीं भूलते। आप उस पेज में 7-8 हार्ड वर्ड होते हैं वो भूलते हो, मुश्किल शब्द होते हैं, मुश्किल लाइनें होती हैं, उनको भूलते हो। बस उनको थोड़ा अंडरलाइन करके रखिए, और जैसे पेज को आप एक रीडिंग मारें तो आपको लगेगा सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन वो 7-8 जो मुश्किल है ना, वो आप 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में भूल जाओगे। तो आप उस पेज को पढ़ने के बाद में उन शब्दों को, उन लाइनों को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस कीजिए, 4-5 बार आप बोलिए, लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए, उनके साथ थोड़ा और वक्त बिताइए। और 2 दिन बाद में आप उसके उन चीजों को रिकॉल कीजिए, तो आप देखेंगे आप फिर भूल गए, और जब फिर भूल गए तो दोबारा देखिए। भूली हुई चीज को, जिसकी हम भूल जाते हैं और हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर उसका उत्तर मिलता है, वो उत्तर फिर याद रहता है। तो 2 दिन बाद रिकॉल करें, और रिकॉल करेंगे तो आपको लगेगा हम कुछ बातें फिर भूल गए हैं, फिर उत्तर को देखिए, तब जाके पता चलेगा कि ये बातें हमें याद हो गई। ये प्रोसेस आपको उन लाइनों और उन शब्दों के साथ में करनी है जिनको आप बार बार भूल रहे हैं साथियों। तो देखो, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर एक, जिसको वैसे तो बहुत सी किताबों में सीधा नाम D.R. भंडारकर लिखा हुआ होता है ना। D.R. भंडारकर ने कहा कि गुहिल कौन थे? नागर ब्राह्मण थे। कौन थे? नागर ब्राह्मण थे। किसने कहा? D.R. भंडारकर ने कहा गुहिल कौन थे? नागर ब्राह्मण थे। अब देखो, पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज की जानकारी। तो गुहिल राजवंश को वैसे तो मानते हैं कि ये राजपूत थे। क्या थे? राजपूत। उपमहाद्वीप के राजस्थान क्षेत्र में मेवाड़ शहर में शासन करते थे। वर्तमान में मेवाड़ नाम से कोई शहर नहीं है। मेवाड़ हम अब नाम देते हैं एक क्षेत्र को। किसको देते हैं? एक क्षेत्र को, जहां की भाषा मेवाड़ी है। इसका प्रारंभिक संस्थापक थे गुहादित्य। और गुहादित्य जिन्होंने 6ठी शताब्दी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहादित्य के बाद में 734 में बप्पा रावल नाम के एक प्रतापी राजा हुए थे, जिनको कई किताबों में कहते हैं कालभोज बप्पा रावल, कई कहते हैं कालभोज बप्पा रावल, अलग अलग थे। लेकिन फिलहाल यही है, बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने चित्तौड़गढ़ को राजा मानमोरी को पराजित करके, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को इन्होंने अधिग्रहित किया था, और वहां से इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो वैसे तो इसके आदि पुरुष तो गुहादित्य हैं, और गुहादित्य के बाद में आगे बप्पा रावल। शुरुआत में गुहिल राजवंश कहते हैं, जो प्रतिहार राजवंश है, आपको पता है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनमें हमेशा त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था। बहुत लंबा संघर्ष था, जो मैं जब आपको गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो कहते हैं कि ये प्रतिहारों के सामंत थे। शुरू में तो सामंत थे। किसके? प्रतिहारों के। रावल अल्लट के द्वारा प्रतिहार सम्राट देवपाल के वध के बाद में यह क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। अल्लट ने क्या काम किया था? एक प्रतिहार शासक थे देवपाल, उनका वध कर दिया, तो ये फिर उनकी सामंती से फ्री होके अब ये राजा का रूप ले लिया। मेवाड़ का प्राचीन नाम सीवी था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। तो ये ध्यान रखना, सीवी जनपद
सीवी जनपद किसको बोलते हैं? उदयपुर क्षेत्र को ही सीवी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? सीवी था। क्या नाम था? सीवी। और इसकी राजधानी थी मध्यमिका। क्या नाम थी? मध्यमिका। और मध्यमिका को ही वर्तमान में नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नगरी। तो ध्यान रखना, उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? सीवी। उसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। याद रखना, जैसे बीकानेर का नाम जांगल प्रदेश है ना, क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश। वैसे नागौर का नाम अहिछत्रपुर। तो ऐसे सब के अलग अलग नाम है, वो हम पढ़ेंगे आगे। आगे क्या पढ़ेंगे? जैसे अपने भूगोल पढ़ेंगे, उसमें पुराने नाम पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पर मेहर जनजाति का अधिकार था। वह हमेशा मलेच्छों से संघर्ष कर रहते थे, इसलिए इस क्षेत्र को मेद अर्थात मलेच्छों को मारने वाला, देखो मेवाड़ बना मेव से, मेवाड़ बना मेव से। अब वैसे तो मेव जो है वो थे मुस्लिम जाति, जो मतलब जो हिंदू मुस्लिम बन गए थे, वो अलवर साइड में है, ठीक है ना। तो मेव जाति वैसे तो कहाँ रहती है? अलवर साइड में, ठीक है। लेकिन वैसे ये जो मलेच्छों को मारने वाले थे, इनको भी मेव कहते थे। और मेव को कहने लगे मेदपाट, और मेदपाट को धीरे धीरे क्या कहने लगे? मेवाड़। और मेवाड़ की राजधानी क्या बन गई? उदयपुर। क्या बन गई? उदयपुर। लेकिन अभी हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो कहानी काफी चेंजेस आएगी। अब क्या है कि मेवाड़ के राजा कहते हैं कि हम भगवान राम के वंशज है, तभी तो सूर्यवंशी कहते हैं इनको, सूर्यवंशी। भगवान राम भी तो सूर्यवंशी थे। भगवान राम क्या थे? सूर्यवंशी। तो मेवाड़ के राजा कहते हैं कि भाई साहब, हम जो है वो राम के वंशज है। और कई जो किताबों में मेवाड़ के शासकों को रघुवंशी कहा है, हिंदुआ सूरज कहा है। तो गुहिल राज्य के राज चिन्ह में जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो दर्द राखे धर्म को, ही राखे करतार अंकित है। ती ही राखे करतार है, ती ही। मेवाड़ का गुहिल राजवंश राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे संसार का सबसे प्राचीनतम राजवंश में से एक है, जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया है। 6वीं शताब्दी से शुरू करके लगभग 566, कई किताबों में 533 भी है, वहां से शुरू करके, और ये देखिए कहां, 1900 तो 1947 तक जब भारत आजाद हुआ, तब तक मेवाड़ राजवंश जो है इसने शासन किया था। तो ये पूरे भारत का ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम राजवंशों में से एक है। तो देखिए स्टार्टिंग हम देखें तो इसके पहले शासक कह दीजिए, शासक तो वैसे बप्पा रावल ही है शासक के रूप में तो, लेकिन शुरू के आदि पुरुष कौन है? गुहादित्य, भोज, उसके बाद आए महेंद्र, उसके बाद आए नागादित्य। नागादित्य से कहानी थोड़ी सी पढ़ने वाली है। फिर आए शैलादित्य, फिर आए अपराजित, फिर महेंद्र, और फिर कालभोज या बप्पा रावल। तो कहते हैं कि जिस वक्त 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो प्रथम आक्रमणकारी के रूप में भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम, और सिंध के राजा दाहिर को हराकर इन्होंने भारत में सबसे पहले अपने कह सकते हैं कि अरबों के प्रवेश की शुरुआत हुई थी। तब उस वक्त बप्पा रावल इतने प्रतापी थे कि इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम देशों को भी जीता था, क्योंकि उस वक्त इनका काफी तगड़ा प्रभाव था बप्पा रावल का। तो बप्पा रावल के बाद में आए खुमान, फिर मत्तट, फिर भरतबट सिंह। देखिए बहुत सारे नाम हैं, सारे याद करने हैं, सारे याद नहीं करने हैं, जो मैं बताऊं वही याद करने हैं, ये बताना हमारा काम है, आपको पता रहे। उसके बाद में आए अथा सिंह, उसके बाद में आए खुमान, उसके बाद आए महाकाय, फिर आए खुमान, फिर भरतभट, फिर आए अल्लट, फिर आए नरवाहन, फिर शालिनी वाहन, फिर शक्ति कुमार। शक्ति कुमार का 8 अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे। अमर प्रसाद, सूची वर्मा, नर वर्मा, कीर्ति वर्मा, योगराज, बैरट, हंसपाल, वेरी सिंह। उसके बाद में विजय सिंह, फिर वेरी सिंह सेकंड, फिर अरि सिंह, फिर चौड़ सिंह, फिर विक्रम सिंह, और फिर आ गए रण सिंह। फिर कौन आ गए? रण सिंह। अब देखिए रण सिंह से थोड़ी सी कहानी बदलती है, ठीक है। ये बीच वाले राजा ना तो ज्यादा पता नहीं प्रतापी थे या नहीं थे, लेकिन इनका कहीं पर इतिहास में ज्यादा उल्लेख नहीं है, इसलिए हम सबको पढ़ने लग गए तो इतिहास यहीं पर ही इतना विस्तृत हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो रण सिंह जो थे, रण सिंह के 2 पुत्र थे,
रण सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था क्षेम सिंह और एक का नाम था राहप। ठीक है। अब जो क्षेम सिंह जी जो थे, इन्होंने 1158 में, लगभग 1158 में ये आ गए मेवाड़ में। कहां पे आ गए? मेवाड़ में। और इन्होंने मेवाड़ में गुहिल वंश, सॉरी, मेवाड़ में रावल शाखा शुरू की। कौन सी? रावल शाखा। की शुरुआत कर दी। किसने? क्षेम सिंह जी ने। और जो राहत थे, ये चले गए सिसोदा गांव में। कहां चले गए? सिसोदा गांव में। ये कहां पे है? उदयपुर में। और उदयपुर के सिसोदा गांव में जाके इन महाशय ने क्या किया? इन्होंने राणा शाखा की शुरुआत की, जिसको बाद में सिसोदिया भी कहा जाने लगा। राणा या सिसोदिया शाखा प्रारंभ कर दी। क्लियर? ठीक है ना। अब सन आ गया 1303। तब इसी रावल शाखा के अंतिम शासक थे राणा रतन सिंह। कौन थे? सॉरी, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और आपको पता है, रावल रतन सिंह के शासनकाल में रानी पद्मिनी इनकी रानी थी। और उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके, हम पढ़ेंगे, राजस्थान का दूसरा जौहर, या अपने कह सकते हैं दूसरा साका हुआ। दूसरा क्या हुआ? साका। और मेवाड़ का प्रथम साका। जिसमें राणा रतन सिंह जी जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और वहीं पर ही आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां को वहां पर छोड़ दिया और रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह जी के रूप में रावल शाखा यहीं पर ही समाप्त हो गई। अब 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरीके से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, तो उसने अपने पुत्र खिज्र खान को भेजकर और उसका शासन कर, वो खिज्र खान को कह दिया आप यहाँ का शासन करो। और इस गांव का नाम, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? खिजराबाद। तो जो खिज्र खान वहां शासन करता रहा और जो खिजराबाद नाम पड़ गया। कुछ समय बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी खत्म हो गए, अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गए? खत्म हो गए। तो उस वक्त यहां से खिज्र खान भी चले गए और पीछे शासन छोड़ के चले गए मूछाला मालदेव। इसी में यहाँ पे थोड़ा इस जगह पे ले लेंगे, मूछाला मालदेव। ये मूछाला क्या होता है भाई? अरे बड़ी बड़ी मूछ वाला, मूछाला मालदेव। ये मूछाला मालदेव कौन था? जालोर के कानड़ देव का भाई था। जालोर के कानड़ देव का भाई था। कानड़ देव प्रबंध पढ़ेंगे ना अपने, तो जालोर में एक राजा थे कानड़ देव, बड़ा प्रतापी राजा थे। और हम जालोर के जब चौहान पढ़ेंगे तो कानड़ देव के बारे में पढ़ेंगे। तो जालोर के कानड़ देव का भाई था मूछाला मालदेव, उसको शासन सौंप कर चला गया। कौन? दोबारा सुनो, सारी कहानी दोबारा सुनो। रण सिंह जी कब 1158 से 65 तक रहे। इनके 2 बेटे थे, क्षेम सिंह जी और राहत। दोनों बोले हम अलग अलग जगह पे शासन चलाएंगे। बोले कहां कहां चलाओगे? क्षेम सिंह जी आ गए 1158 में। कहा? मेवाड़ में। कहां पे आ गए? मेवाड़ में शाखा चलाई, रावल शाखा। कौन सी चलाई? रावल शाखा। कौन सी चलाई? रावल शाखा चला दी। और इसके राजा आगे से आगे चलते रहे। दूसरी तरफ राहत महोदय चले गए कहां पे? सिसोदा गांव में। और सिसोदा गांव की जागीर लेकर और वहां पर सिसोदा गांव में राणा शाखा की शुरुआत कर दी, जिसको राणा या सिसोदिया कहा जाता है। इधर क्षेम सिंह जी के वंश आगे चलते रहे, हम पढ़ेंगे। और एंड में इसमें आए 1303 में रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी। और कुछ लोग कहते हैं कि पद्मिनी की सुंदरता के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। कुछ कहते हैं साम्राज्य विस्तार के कारण कर दिया था। कई और प्रादेशिक कारण बताते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया। इसमें क्या हुआ?
रानी पद्मिनी 16,000 रानियों के साथ में या महिलाओं के साथ में जौहर किया। रावल रतन सिंह के साथ में गोरा और बादल थे। ये सभी पूरी तरीके से केसरिया किया। केसरिया करने का मतलब होता है कि जब राजा केसरी साफा पहनकर पूरी ताकत के साथ में अगले पे युद्ध भूमि में टूट पड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो राजाओं का इस प्रकार से आत्म त्याग जो होता है उसे कहते हैं केसरिया। और पीछे जो महिलाएं होती है वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कि हम कहीं दुश्मन जो है वो हमें उठा के ना ले जाए, हमें स्पर्श ना कर दें, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्निकुंड में कूद जाती थी और अपने आप को आत्मार्पित कर देती थी। उसे कहते थे क्या? जौहर। और केसरिया और जौहर, देखो केसरिया कौन करते थे? पुरुष। जौहर कौन करती थी? स्त्रियां। इसको मिलाकर कहते थे क्या? साका। तो राजस्थान का तो दूसरा साका ये मेवाड़ में हुआ 1303 में, और मेवाड़ का प्रथम साका था। राजस्थान का पहला कहां पे हुआ? 1301 के अंदर हुआ था रणथंभौर में। वो हम बाद में पढ़ेंगे, हमीर के समय। वही अलाउद्दीन खिलजी था। उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी बड़ा पावर में था, कहीं भी आक्रमण कर देता था। राजस्थान के राजा बेचारे संगठित नहीं थे, उनको पता नहीं था किस प्रकार का एक प्रबल आक्रांता आ जाएगा, तो वो पूरी ताकत से लड़ते थे। साका होता था और बहुत ज्यादा अत्याचार भी हुए थे। चलिए वो तो चीजें चलती रही। कुल मिला के रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह था, और रतन सिंह के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को छोड़ दिया। पुत्र का नाम था खिज्र खां, और उसके सम्मान में, जैसे आजकल लिखते हैं ना बबलू दी गड्डी, बच्चे के का नाम गाड़ी पे लिख देते हैं बबलू दी गड्डी, तो वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बेटा ये साम्राज्य तेरा है और तेरे नाम पे इसका नाम रख देता हूँ खिजराबाद। खिज्र खां खुश वहां शासन करने लगा। कुछ ही समय में अलाउद्दीन खिलजी मर गया, और मरने के बाद में खिज्र खान भी चला गया और शासन छोड़ गया किसको? मूंछाला मालदेव। वो किसको छोड़ गया? मूंछाला मालदेव। अब इस युद्ध में एक जागीरदार थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। वो रावल रतन सिंह के परम भक्त थे, और उस वक्त लक्ष्मण सिंह जी अपने 7 पुत्रों के साथ में अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसमें कई पुत्र और कई पौत्र भी खत्म हुए थे। अब वो जो थे रावल लक्ष्मण सिंह जी, वो इसी सिसोदिया जागीर के ही थे, और उसी के अंदर उनका एक पौत्र था जिनका नाम था हमीर। क्या नाम था? हमीर। हमीर जो थे उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी सब के सब इस साम्राज्य की रक्षा करते हुए खत्म हो गए। तो जैसे ही थोड़े से कमजोर पड़े, अलाउद्दीन खिलजी मरा, ठीक है, खिज्र खां गया, राणा हमीर जो थे, अब कौन थे? राणा हमीर आ गए, और 1326 के अंदर मूंछाला मालदेव के पुत्र को हराकर और इस साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। किस पर? चित्तौड़गढ़ वाले पर। देखिए यदि हमीर हिम्मत नहीं करते तो ये साम्राज्य जो है वो मुसलमानों के अधीन ही रहता या नहीं। इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, विषम घाटी पंचानन कहते हैं। और ये बातें कहाँ लिखी गई है? ये बातें लिखी गई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कहाँ पे लिखी गई है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। यहाँ थोड़ी जगह नहीं है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनका नाम विषम घाटी पंचानन मेवाड़ का उद्धारक दिया है। साथ ही एक कुंभा की जो टिप्पणी लिखी गई है रसिक प्रिया, उसमें भी इनको वीर राजा, इनको क्या कहा गया है? वीर राजा और मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी गई है। तो राणा हमीर मेवाड़ में राणा वंश की स्थापना करने वाले प्रथम शासक थे। राणा हमीर मेवाड़ में राणा वंश की स्थापना करने वाले प्रथम शासक थे। तो आप कह सकते हैं कि 1303 तक के जो राजा थे वो रावल थे, और 1326 के बाद जो सब चले वो कौन थे? सिसोदिया थे। सिसोदिया कह सकते हैं या राणा कह सकते हैं। सिसोदिया कह सकते हैं या राणा कह सकते हैं। क्लियर? तो क्लियर हुआ हमारे सामने कि रण सिंह के बाद में क्षेम सिंह और राहप ने 2 शाखाएं बना दी, और दोनों शाखाएं बाद में एक भी हो गई। अब शुरू होती है रावल शाखा। 1165 से लेकर 1303 तक चली। इसमें कौन कौन रहे? पहले शासक थे क्षेम सिंह, जो मैंने बताया था कि कहां पर आ गए थे? मेवाड़ में आ गए थे। दूसरे रहे सामंत सिंह,
फिर रहे कुशल सिंह, फिर रहे महान सिंह। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक भी याद नहीं करने, सिर्फ क्षेम सिंह एक ही याद रखना है, ठीक है ना। फिर आए इसमें बड़े बड़े, देखो कई आदमी आ गए। जेत्र सिंह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये तीनों ही हमें पढ़ने हैं, बढ़िया। क्षेम सिंह का तो इतना ही पढ़ा है, उन्होंने स्थापना की है। जेत्र सिंह पढ़ना है, तेज सिंह पढ़ना है, समर सिंह पढ़ना है, और रतन सिंह तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर? क्या क्या चीज आई? तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, ये तीन हमें इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ने हैं। इसके बाद में अगली शुरुआत हुई राणा शाखा की, जो लगभग लगभग आप ये कह सकते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये 1326 से शुरुआत हुई है राणा, हाँ सॉरी 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 सॉरी, शुरुआत तो 1165 से ही हो गई थी। ये सिसोदा गांव में हो गई थी। कहाँ हो गई थी? सिसोदा गांव में। इसका नाम कई जगह रहपा लिखा होता है, कई जगह राहप लिखा होता है, वैसे सही नाम राहप ही है इसका, ठीक है ना। उसके बाद आए नरपति, दिनकर, जसकरण, नागपाल, कर्णपाल, भुवन सिंह, भीम सिंह। इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बताना मेरा फर्ज है। आपको पता तो होना चाहिए ना, किसी के अंदर से कोई इतिहास विज्ञ जाग जाए, सर मुझे तो सबके नाम चाहिए, तो नाम ज्ञान के लिए ले सकते हो, पेपर पास करने के लिए जरूरी नहीं है। पेपर पास करने के लिए तो कहानी की शुरुआत कहां से करनी होगी? ये भुवन सिंह, भीम सिंह, जय सिंह सब देखो आते रहे, लखन सिंह, अरी सिंह। और अरी सिंह जो है, ये आपको पता है शहीद हो गए थे। ये शहीद मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए थे, शहीद नहीं, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनके पुत्र हमीर सिंह, जो राणा हमीर के नाम से प्रसिद्ध थे, ये आ गए। सिसोदिया राजवंश की वापस स्थापना की मेवाड़ में 1326 से लेकर 1949 तक। 1326 से लेकर 1949 में, जब आपको पता है कि उदयपुर जो है वो राजस्थान में विलय हो गया था, तब तक सिसोदिया वंश वहीं रहा। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन राणा हमीर सिंह कहते हैं, और इनका शासन रहा 1326 से 1364 तक। अब कई जने सोच रहे होंगे, सर वो तो फिर बड़ी फटाफट पढ़ा दिए, कह रहे थे जेतर सिंह इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया। अरे भाई अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो पढ़ाऊंगा आगे मैं, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ शॉर्ट में इस मेवाड़ राजवंश का इंट्रोडक्शन चल रहा है कि हमीर, मैं इतना भी पढ़ा रहा हूँ 4 लाइनें, आप ये मत समझ लेना हमीर पूरा हो गया। ये सिर्फ हमीर का थोड़ा सा बताया है। इन्हें विषम घाटी पंचानन, क्योंकि संकट के समय सिंह के समान के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको ये संज्ञा दी थी। और हमीर के बाद में आए क्षेत्र सिंह, लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा। अब आप कहेंगे ये पढ़ाओगे नहीं क्या? अरे सब पढ़ाएंगे भाई, सब पढ़ाएंगे डिटेल से। राणा कुंभा कुंभकर्ण सिंह के नाम से मुसलमानों को अपने अपने स्थान पर हराकर राजपूती रणनीति को एक नया स्वरूप दिया। राणा कुंभा मेवाड़ का पहला, अपने कह सकते हैं कि सबसे प्रतापी राजा था, जिसके अंदर कला भी थी, जिसके अंदर शौर्य भी था, जिसके अंदर निर्माण के लिए दिमाग के अंदर अपने कह सकते हैं नव चेतना भी थी। तो राणा जो थे, ये कहते हैं कलम के भी धनी थे, कटार के भी धनी थे, ठीक है। इसके धनी थे, कलम के भी धनी थे और कटार के भी धनी थे। महाराणा कुंभकर्ण ने मुसलमानों को हरा हरा के राजपूत रणनीति को नया रूप दिया। महाराणा कुंभा के नाम से कुंभकर्ण सिंह प्रसिद्ध हुए। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेवाड़ में जितने 84 दुर्ग है, उन 84 दुर्ग में से 32 का निर्माता बताते हैं कि महाराणा कुंभा ही थे। किसने बताया? श्यामल दास जी ने। और कुंभा को की हत्या कर दी थी उदा ने। उदा का भाई था रायमल, ठीक है। और रायमल के पुत्र हुए थे 3, वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें 2 पुत्र जो थे पृथ्वीराज और जयमल, वो खत्म हो गए थे और राणा सांगा शासक बने, बहुत प्रसिद्ध शासक थे। राणा सांगा तो राणा सांगा ही थे। हिंदूपत कह सकते हैं, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कह सकते हैं, जो उल्टा बोल गया, मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो बाबर थे, बाबर के साथ में इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था, प्रसिद्ध है ना। उससे पहले इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। बस दुर्भाग्यवश ये हार गए और एक बार के लिए भारत में जो हिंदू पताका थी वो थोड़े समय के लिए झुक गई। इन्होंने इस पर आक्रमण किया और कहा कि इन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपने वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया। मतलब खुद बाबर इनकी प्रशंसा अपनी पुस्तक बाबरनामा में करता है कि इतने प्रतापी राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे, इनके साथ में
7 राजा हर वक्त रहते थे, है ना, और बड़ी मतलब प्रशंसा, कितने हजारों घुड़सवार रहते थे, हजारों तीरंदाज रहते थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो इसीलिए बाबर को लग रहा था कि जब तक मैं सांगा को नहीं हराऊंगा, भारत में अपनी स्थापना नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद में रतन सिंह सेकंड हुए, विक्रमादित्य हुए, बनवीर हुए, उदय सिंह हुए, और मेवाड़ में महाराणा प्रताप सिंह हुए। सब शॉर्ट में पढ़ रहे हैं अभी। महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया ना। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को युद्ध में हराया भी, जैसे दिवेर का युद्ध था तो 1582 में हुआ था। उसमें महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और महाराणा प्रताप दोनों बाप बेटों ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, और वहां पर आपको पता है शहबाज खां को हराकर दिवेर का युद्ध जीता था। उसके बाद में चक्रवर्ती अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह जी जो महाराणा के पुत्र थे, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बहुत ही स्वाभिमानी शासक थे। दिवेर के युद्ध में राजा अमर सिंह प्रथम और मुगल सेना के बीच में युद्ध हुआ था, और मुगल सेनापति सुल्तान खान को इन्होंने हरा दिया था, तो इसलिए इनको चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। तो कई बार ये प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ के किस राजा को चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है, तो अमर सिंह। उसके बाद करण सिंह जी आए, जगत सिंह प्रथम आए, राज सिंह प्रथम आए, फिर जय सिंह जी आए, फिर अमर सिंह जी आए। ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम डिटेल से, इनमें किसी को नहीं छोड़ना। संग्राम सिंह द्वितीय आए, देखो किस किस को पढ़ेंगे डिटेल से मैं थोड़ा बता दूं। विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, बनवीर का तो कुछ नहीं है, उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, और महाराणा प्रताप का तो जितना पढ़ें उतना ही कम है। उसके बाद में अमर सिंह जी का पढ़ेंगे थोड़ा, करण सिंह जी, जगत सिंह जी, राज सिंह जी के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी महाराणा प्रताप की कॉपी थी। देखो बड़ी है कि समय समय पर बीच बीच में प्रतापी राजा आए, जैसे कुंभा आए, कुंभा के बाद में सांगा आए, सांगा के बाद में महाराणा प्रताप आए, उसके बाद में राज सिंह जी आए, उसके बाद में ये जो राजा थे ये तो बहुत बाद की बातें हैं। जय सिंह, अमर सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह, प्रताप सिंह, राज सिंह द्वितीय, राणा हरि सिंह, हमीर सिंह द्वितीय, भीम सिंह, जवान सिंह, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, और सज्जन सिंह, फतेह सिंह, और एंड में जो अंतिम शासक थे, जिन्हें आपको पता है कि संयुक्त राजस्थान का क्या बनाया गया था राज प्रमुख, वो थे भूपाल सिंह। तो यहां तक कि हम सभी राजाओं को डिटेल में पढ़ेंगे साथियों। और अब हम अपनी असली पढ़ाई की शुरुआत करते हैं गुहादित्य से। कहां से शुरू करते हैं? गुहादित्य से। अब गुहादित्य की कहानी सुनिए। एक सूर्यवंशी राजा थे जिनका नाम था कनकसेन। इन राजा की 8वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति पैदा हुए जिनका नाम था शैलादित्य नामक राजा हुए थे, और वल्लभी में राज करते हुए मलेच्छों ने इन पे आक्रमण कर दिया। मैंने बोला था ना कि इनका हमेशा संघर्ष मलेच्छों से चलता रहता था। मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया और वल्लभी को तहस नहस कर दिया था। कहते हैं ये वल्लभी से आए हुए हैं। मैंने बताया था ना कि इनको कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा ये वल्लभी से आए हुए हैं, श्यामल दास ने भी कहा ये वल्लभी से आए हुए हैं। तो वल्लभी को तहस नहस कर दिया। तो यहाँ शिलादित्य जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शिलादित्य जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और शिलादित्य की सभी रानियां सती हो गई थी, लेकिन एक रानी जिनका नाम था, देखो, पुष्पावती। एक रानी जिसका नाम क्या था? पुष्पावती। ये गर्भवती थी। नहीं आया समझ में? देखो, एक राजा थे कनकसेन जो वल्लभी के राजा थे। इनकी 8वीं पीढ़ी में शैलादित्य जी हुए। कौन हुए? शैलादित्य जी हुए। और शिलादित्य जी का मलेच्छों से संघर्ष तो चलता ही रहता था। तो इन पर मलेच्छों ने कर दिया आक्रमण। ये भाई मलेच्छों से लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते ये अपनी सेना सहित वीर गति को प्राप्त हो गए, और इनकी सभी रानियां इनके साथ में क्या हो गई? सती हो गई। और एक रानी थी कनकावती, वो गर्भवती थी। तो वो कनकावती नहीं, पुष्पावती ये कहां पे चली गई? ये चली गई एक गुफा के अंदर छुप गई, और गुफा के अंदर शरण ली, और वहां पे इनके साथ में, गुफा का नाम था मलिया। क्या नाम था? मलिया नाम की गुफा में ये चली गई थी। क्या ये कंपटीशन में आएंगे? नहीं, इतना नहीं आता। मलिया नाम की गुफा में चली गई, और वहां पे एक पुत्र को जन्म दिया। अब क्या हुआ कि जो पुत्र को जन्म दिया उसका जन्म हुआ था गुफा में, और गुफा को उस प्रदेश में कहते थे गोह।
क्या कहते थे, गोह। तो इसलिए उस बच्चे का नाम भी लोग जगह जगह पे गोह 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 कहने लगे। उस बच्चे क्या कहने लगे, गोह कहने लगे। और वो गोह आगे चल के गुहिल में परिवर्तित हो गया, है ना, इसमें परिवर्तित हो गया गुहिल में। और गुहिल को ही गोहिलादित्य का नाम, उसके वंशधरों का नाम गोत्र हो गया। और वहीं से गुहिल राजवंश की स्थापना हो गई साथियों। समझ में आई बात। शैलादित्य के पुत्र गुहादित्य है, और गुहादित्य से ही गुहिल राजवंश की स्थापना हो गई थी। और गुहिल से शब्द बन गया गुहिलोत, जिसको आजकल कहते हैं गहलोत। आप कहेंगे असो गहलोत साहब है क्या? अब देखिए, मैं सारी डिटेल से तो नहीं कह सकता कौन किस वंश का है, लेकिन वहां से गुहिल से बन गया गोहिलादित्य, गोहिलादित्य से क्या बन गया, गुहिलोत। और वहीं से गहलोत जो आजकल शब्द लिया जाता है, वो इसी राजवंश से संबंधित है साथियों, वो इसी राजवंश से संबंधित है। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या हुआ। अपने कह सकते हैं कि जो गुहादित्य है, उन्होंने 566 के आसपास में गुहिल राजवंश की नींव रख दी मेवाड़ में। गुहिल राजवंश की नींव रख दी। किसने रख दी? गुहादित्य ने नींव रख दी। और वहां पर इन्हीं के वंश में एक व्यक्ति उत्पन्न हुए जिनका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल जो थे, इनका देखो बचपन में माता पिता खत्म हो गए थे, तो इनका पालन पोषण हरित ऋषि ने किया था। और ये हरित ऋषि की गायें चराया करते थे। हरित ऋषि की बहुत सारी गायें थे, वो चराते थे। हरित ऋषि इनकी सेवा से प्रसिद्ध होकर इन्हें शिव मंत्र से दीक्षा देकर एकलिंग नाथ जी के दीवान की उपाधि दी कि भाई साहब, आप एकलिंग नाथ जी के आज से दीवान है। एकलिंग नाथ जी कौन थे? भगवान शिव, भगवान शिव। अब बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। अब कई जगह पे ये लिखा हुआ है कि बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग है। कई कहते हैं असली शासक का नाम कालभोज था, बप्पा इनकी उपाधि थी। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। और चित्तौड़ में राजा मानमोरी का शासन था। और राजा मानमोरी को पराजित करके और इन्होंने चित्तौड़ में गुहिल वंश के साम्राज्य की स्थापना कर दी। चित्तौड़ में गुहिल वंश के शासन की क्या कर दी? स्थापना। किसने कर दी? बप्पा रावल ने। क्लियर? बप्पा रावल ने गुहिल वंश की स्थापना कर दी। बप्पा रावल का मूल नाम हमने पढ़ लिया कि इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना कब की? 734 ईस्वी में कर दी थी। अंदाजन है ये। अब बप्पा रावल ने सबसे पहले तो देखो एकलिंग नाथ जी की कृपा से ये सब कुछ हुआ, तो कैलाशपुरी नाम के स्थान पर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है, कई बार आ चुका है कि मेवाड़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। नाम आ जाए कुंभा, बप्पा रावल, अल्लट, है ना, सांगा, ऐसे कोई नाम आ जाए तो ध्यान रखिएगा, बप्पा रावल ने ही एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल प्रथम गुहिल शासक थे। दूसरी इनकी विशेषता, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। और सोने के सिक्कों पर सूर्य का चिन्ह है। सोने के सिक्कों पर क्या है? सूर्य का चिन्ह है। वहीं से ही पता चला कि ये मेवाड़ के राजा है, ये सूर्यवंशी है, भगवान राम के वंशज है। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई थी, वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को ही रखा था। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे रखा था? नागदा को ही रखा था। आम्रकवि द्वारा लिखित एकलिंग प्रशस्ति, ये इंपॉर्टेंट है, एकलिंग प्रशस्ति में बप्पा रावल के कहते हैं संन्यास लेने की पुष्टि होती है। इस किताब में जो आम्रकवि ने एकलिंग प्रशस्ति लिखी है उसमें। अब है कि कालभोज के बाद में मेवाड़ में शासक कौन कौन हुए? कालभोज के बाद में खुमान प्रथम हुए, मत्तट हुए, भट्ट सिंह हुए, खुमान द्वितीय हुए, खुमान द्वितीय तृतीय हुए, भरतभट्ट हुए। और यहीं पर एक शासक हुए जिनका नाम था अल्लट। क्या नाम हुआ? अल्लट। हमें मेनली पढ़ना था सबसे पहले गुहिल यानी गुहादित्य, फिर पढ़ना है बप्पा रावल, और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो क्या है? अल्लट। शुरू वाले शासकों में थोड़ा चक्कर रहता है, बड़े लोग क्या करते हैं, कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, इन चार को तो बड़े रुचि से पढ़ते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन दूसरी जगह से उठ के आ जाए तो वहां पर बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसलिए हमें सब कुछ डिटेल से पढ़ना है।
तो भरत भट्ट द्वितीय के बाद में राष्ट्रकूट राठौड़ वंश की रानी महालक्ष्मी से एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था अल्लट। अल्लट ने शासन किया और इन्हें आलू रावल कहा जाता था। क्या? आलू रावल कहा जाता था। ठीक है, आलू रावल, रावत नहीं है, ये रावल है, ये मिसप्रिंट हो गया। अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। देखो अल्लट के बारे में 2-3 बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ननियाल पक्ष राष्ट्रकूट की सहायता से साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब अल्लट वो राजा थे जिन्होंने काफी ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। देखो अल्लट की खास बात क्या है, देखो 3-4 बातें हैं। एक तो इनको क्या बोलते हैं, आलू रावल। एक बात थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात है नौकरशाही, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, जिसका हिस्सा आप सभी बनने जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत की। मतलब नौकरी, पेमेंट दें, काम करवाएं। ठीक है, नौकरी वाला सिस्टम इन्होंने नौकरशाही की शुरुआत की थी। अल्लट ने, अब एक बात, इन्होंने अपनी राजधानी, तीसरी इनकी इंपॉर्टेंट बात थी, राजधानी बदल दी इन्होंने। इन्होंने अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाई। तो ध्यान रखना, वैसे तो नागदा जो राजधानी है वो आपने पढ़ा, इसमें एक राजा हुए थे नागादित्य। नागदा राजधानी किसने बनाई है? नागदा, नागदा बनाई थी नागादित्य ने। लेकिन यदि पेपर में ऑप्शन में नागादित्य नाम ना आए तो फिर बप्पा रावल का नाम आपको ध्यान रखना है। तो बप्पा रावल पक्का ही होगा, या तो नाम होगा नागादित्य, नागादित्य नाम ना हो और बप्पा रावल हो, बाकी और 3 ऑप्शन कुछ भी हो, तब आपका सही उत्तर होगा बप्पा रावल। क्योंकि बप्पा रावल एक प्रथम प्रतापी शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी किसको माना? नागदा को। अल्लट ने किसको बना दिया? आहड़ को। तो अल्लट की खास बातें, आलू रावल कहते हैं, नौकरशाही की शुरुआत की, राजधानी आहड़ को बनाया, और एक इन्होंने चौथा काम किया, वराह मंदिर का निर्माण किया। इसका निर्माण किया, वराह मंदिर। तो देखो अल्लट के बारे में 4 बातें ध्यान रखना। आलू रावल कहते हैं, इनकी वैसे पत्नी का नाम क्या था? हरिया देवी। नौकरशाही की शुरुआत की, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, नौकरशाही की शुरुआत, राजधानी आहड़, वराह मंदिर का निर्माण किया। ये 3 बातें इनकी पक्की आप ध्यान कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके बाद में शासक हुए शक्ति कुमार, नहीं पढ़ना, नरवर्मन नहीं पढ़ना, सूचिवर्मन नहीं पढ़ना, कीर्ति वर्मा नहीं पढ़ना, योगराज, बैरट, हंसपाल, बेरी सिंह, विजय सिंह, अरि सिंह नहीं पढ़ना, चोड़ सिंह, विक्रम सिंह और रण सिंह। कहां से पढ़ना है? रण सिंह। समझ में आई बात? उससे पहले इतने शासक हुए, लेकिन उनके बारे में हमें ढंग से नहीं पढ़ना। और रण सिंह को क्यों पढ़ना है? क्योंकि रण सिंह के काल में 1156 में इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था क्षेम सिंह, एक का नाम था राहप। क्षेम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की मेवाड़ में, और राहप ने कहां चला गया भाई साहब? राहप चला गया सिसोदा ठिकाने में। कहां चला गया? सिसोदा ठिकाने में, और वहां राणा या सिसोदिया वंश की स्थापना की। कहां चले गए? बोले मैं तो जा रहा हूं कहां? सिसोदा गांव। और सिसोदा गांव में जाकर क्या किया? सिसोदिया या राणा वंश की स्थापना कर दी। अब बात यह है कि रावल वंश की शुरुआत किसने की? क्षेम सिंह ने। रावल वंश की शुरुआत किसने की? क्षेम सिंह ने। किसने की? क्षेम सिंह ने। लेकिन अंतिम कौन था? रतन सिंह। बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले। राणा शाखा की शुरुआत किसने की? राणा शाखा की शुरुआत किसने की? राहप ने। और अंतिम तो आपको पता ही है, भोपाल सिंह जी तक का काम चला था लगातार। ठीक है ना। मेवाड़ में शुरुआत किसने की?
मेवाड़ में राणा साखा की थी? हमीर ने शुरुआत की थी। राणा साखा की शुरुआत किसने की? हमीर ने की थी। अब आगे जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बारे में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जेत्र सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी चित्तौड़गढ़ को। किसको बनाई थी? चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, क्यों बनाई? तो देखो, जेत्र सिंह का शासन था 1213 से 1250 तक। जेत्र सिंह जी भाई बड़े प्रतापी राजा थे, ठीक है ना, वीर थे, शक्तिशाली थे, संगठन बहुत तगड़ा था। तो जेत्र सिंह जी काफी शक्तिशाली राजा थे और इनके समय में दिल्ली के अंदर शासन जो था वो था किसका? इल्तुतमिश का। गुलाम वंश का शासक था ना इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में। हालांकि स्थापना गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन शासक इसको मानते हैं इल्तुतमिश को, क्योंकि इसको जो है ना वो खिलवत इसको मिली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को खिलवत नहीं मिली थी, तो वो अपने आप को शासक खुद ही नहीं मानते थे। अब वो खिलवत अपने जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो जेत्र सिंह के समय दिल्ली में शासन करते थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश ने जेत्र सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव को दबाने के लिए मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण कर दिया 1222 से लेकर 1229 तक, और उस नागदा को काफी तहस नहस कर दिया, काफी क्षति पहुंचा दी। तो इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो बदल कर क्या कर दी? चित्तौड़ कर दी। तो चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाले कौन थे? चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले थे जेत्र सिंह। चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? जेत्र सिंह ने। तो ये इनका पहला काम हो गया। पहले राजधानी बदली, फिर बोले अब मजा चखाता हूं इल्तुतमिश तेरे को। क्या तू भाई बहुत पंगे ले लिए? तो इन्होंने अपनी सेना संगठित करके और 1227 के अंदर भूताला नामक स्थान पर युद्ध किया। किससे? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश शक्तिशाली था, फिर भी इन्होंने अपनी शक्ति से क्या किया? इल्तुतमिश को बुरी तरह पराजित किया और इल्तुतमिश को पीछे खदेड़ दिया। प्रश्न आता है भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी। भूताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। भूताला के युद्ध में कौन हारा? इल्तुतमिश हारा। और ये बात कहां से मिलती है जानकारी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मद मर्दन। जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मद मर्दन। जगह जगह पे क्वेश्चन है, जगह जगह पे क्वेश्चन है। भूताला का युद्ध के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलती है। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227। किस किस के बीच में हुआ? जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। अभी एक प्रश्न और बनेगा, देखो यहां इनके शासन की बार बार झड़प जो है वो दिल्ली से चलती रहेगी, लगातार ही चली है। जेत्र सिंह के समय मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि जितना इन्होंने युद्ध लड़ा उतने ही इन्होंने विकास भी किए, तो ये मेवाड़ का स्वर्ण काल कहते हैं इसको। अगले शासक है तेज सिंह, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, आप इसी प्रकार सहयोग बनाए रखिए। पीडीएफ में फुल डिटेल मैंने डालने की कोशिश की है, आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए और आपको आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।